हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, हम नई सीरीज़ एक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है, तो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, वेदर इट इज़ एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और डिटेलिंग के साथ हम उसको कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपको फ्री PDF, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है ना, यानी कि आपका माउंट एवरेस्ट, तो उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बछेंद्री पाल। ठीक है, हम देख लेते हैं। मई 1984 में बछेंद्री पाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी। ठीक है, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि मई 1975 में जापान की जुंको तबेई जो थी हिमालय की चोटी को स्पर्श करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। ठीक है, तो भारत और विश्व की दोनों देख ली है हमने। नेक्स्ट देखें, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलोर को भारत का तकनीकी शहर, ओके, सिलिकॉन वैली आदि नाम जो हैं उसको दिए गए हैं। ये जो हैं बंगाल के उपनाम हैं, सॉरी बेंगलोर के। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? सो इसका सही आंसर क्या है? पिंक सिटी। ठीक है ना, राजस्थान का जो जयपुर जो सिटी है, इसको पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगर कहा जाता है, और इसको हाल ही में जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हम देखें तो सन 1936 में हुई थी। ठीक है, तो BBC के सेवानिवृत्त अधिकारी, क्या नाम है इनका, लायनल फील्डन के निर्देशन में पहली बार वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। और यद्यपि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम 23 जुलाई 1927 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम क्या है, भारतवर्ष में STD सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सन 1960 से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भारत में STD का फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायल सेवा सर्वप्रथम 1960 में कानपुर और लखनऊ के मध्य शुरू हुई। ठीक है, और वर्ष 1952 में कलकत्ता में प्रथम टेलीग्राफ ऑफिस खुला। ठीक है, और वर्ष 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के जो है उपक्रम कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छिपी बेरोजगारी से संबंध है। सो क्या है इसका मतलब? तो अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में हैं, ठीक है, क्या आंसर होने वाला है? अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में हैं और थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग क्या है? छिपी बेरोजगारी का ये तात्पर्य है। ठीक है, देखिए, अधिकांश व्यक्ति जो रोजगार में हैं और थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। यदि किसी उत्पादन क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को जो है कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे श्रमिकों को छुपे हुए अदृश्य बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, और ऐसे श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः संरचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ वॉशिंगटन DC। ठीक है, USA में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। और यह बैंक, हम बात करें सदस्य, उसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य देशों में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध
कराता है। दिस इज समथिंग अबाउट द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने सन 1864 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में किया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने स्पेंसर के नए वाक्यांश स्वस्थतम की उत्तरजीविता, ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रयोग 1869 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसके 5वें संस्करण में प्राकृतिक चयन के एक समानार्थी शब्द के रूप में किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है सारे डायमेंशंस कवर अप करने की। नेक्स्ट हम चलते हैं, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है, सब लोग शॉक होने वाले जानकर, इट इज़ दी O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति के समय O2 जो थी हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद, ठीक है ना, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, कि शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? ठीक है ना, उसका जो सही आंसर है वो क्या है? लेंस को। अब हम देखते हैं कैसे, क्या है ये। मोतियाबिंद की जो शल्य क्रिया में क्या करते हैं, चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है। ठीक है ना, इस रोग में लेंस की जो पारदर्शक क्षमता होती है वो सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातु तत्व कौन सा अधातु तत्व जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? ब्रोमीन। अब हम देखते हैं, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पर तरल यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जो पारा जो है क्या है? मरकरी जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वो क्या है? धातु यानी कि मेटल है, अधातु नहीं है। ठीक है, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दाब प्रवणता। ठीक है, पवन वेग यानी कि विंड वेलोसिटी, दाब प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित में से मेनिस्कस होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तल। क्या है? उत्तल। हम देख लेते हैं, पारा किसी बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता। ठीक है, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि पारे तथा बर्तन के अणुओं के बीच कार्यकारी आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच कार्यकारी जो संसंजक बल से अधिक है तो पारा भी इस बर्तन की दीवारों को गीला करेगा। ठीक है, समझ में आया? वे द्रव जो बर्तन को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, और हम बात करें, अतः जब पारे को किसी बर्तन में रखा जाता है तो उसका तल उत्तल होता है। ठीक है ना, उत्तल और अवतल समझते होंगे आप। और यही कारण है कि पारा बर्तन की तल को भिगोता नहीं है और पारे का प्रयोग थर्मामीटर में इसी गुण के कारण किया जाता है। ठीक है ना, थर्मामीटर में जो हम बॉडी टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय यानी कि प्लैनेटरी हवाएं, प्लैनेटरी हवाएं जो हैं कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है जो कभी दिशाएं नहीं बदलती। ठीक है, इनको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायु दाबों जो हैं पेटियों की स्थिति को लगभग स्थायी मान लिया गया है। ठीक है ना, जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। परिणाम स्वरूप नियमानुसार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं और वर्ष भर इनकी दशा समान रहती है। ठीक है ना, ऐसी ही हवाओं को स्थायी, सनातनी, परमानेंट यानी कि भूमंडलीय हवाएं कहा जाता है। ठीक है ना, व्यापारिक, पछवा तथा ध्रुवीय हवाएं भी ऐसी होती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स आपने पढ़ी होंगी, पोलर विंड्स आपने पढ़ी होंगी, उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे पर है? ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सीन। ठीक है, और ये जो है पेरिस, हम बात करें फैशन नगरी जो है फ्रांस, उसकी राजधानी है और सीन नदी के तट पर है। यहीं पर जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी सिचुएटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो ये जो होने वाला है ऑर्डर होने वाला है, यानी कि सी। बाकी हम देखते हैं, तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निम्न अनुक्रमों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर आता है ताप मंडल, ठीक है, इसी में होता है आयन मंडल, और एट लास्ट जो आता है एक्सोस्फियर आपका आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज झेलम। झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर में ओरिजिन होती है। ठीक है, अनंतनाग शेषनाग जो है झील आपने सुना होगा। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम जो है वेरीनाग झरने से होता है, जो भारतीय राज्य में जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में वुलर झील में मिलने के पश्चात बारामूला के आगे गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अंततः चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, जो ये पांचों जो नदियां हैं वो क्या हैं, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलज, रावी और चिनाब नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि झेलम नहीं बहती। ठीक है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। तो अभी तक की कौन सी वाली है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज 5वीं। ठीक है, 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक 1971 से 77 तक कार्य किया। ऐसा 1975-77 के आपातकाल तथा 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष के लिए कर जाने के कारण हुआ था, और 44वें संशोधन में 1978 में हुआ था, जो कि उसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, कितने दिनों तक यदि लोकसभा कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अबाउट 60 डेज। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 101(4) के अनुसार यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है तथा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, किंतु 60 दिनों की उक्ति की अवधि की जो गणना है उसमें किसी ऐसी अवधि की गणना नहीं की जाएगी जिसके दौरान जो है सदन सत्रावस्थित अथवा निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ओके, भारत का संविधान क्या है, तो क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है ना, जो हमें क्या है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ प्रोविज़न है। भारतीय संविधान भारतीयों को अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा राज्य की दोहरी नागरिकता जो है प्राप्त होती है, स्टेट की और सेंट्रल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आफ्टर द जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को, जो हत्याकांड है अप्रैल में हुआ था, हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग की अध्यक्षता जो है किसने की, JC हंटर ने की। इस आयोग में 3 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य। कौन कौन सी, चिमनलाल सीतलवाड़, ठीक है, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खां, ये तीनों इंडियंस थे। इस आयोग ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए जो है पंजाब में जांच समिति का गठन किया था। ठीक है, तो लगभग सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। मुगलों से लड़ने वाले जो सिख गुरु थे वे कौन से थे। ठीक है, तो हम बात करें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से शुद्ध होकर हथियार उठा लिए थे। ठीक है, फर्दर ये फिर चीज़ें आगे चलती रहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज प्लासी का युद्ध। ठीक है, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया।
इसमें केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह तक जिंदा बच पाए थे, ठीक है ना, और इसी को ब्लैक होल एपिसोड कहा जाता है। और हालांकि इस घटना की जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है, जबकि प्लासी का युद्ध कब है, 23 जून 1757 को लड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज श्री शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज ने जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज तांबा यानी कि कॉपर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि लगभग 5000 BC के आसपास है, अर्थात जो नवपाषाण काल था, ठीक है, नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में लगभग 8700 BC है, ठीक है। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राह्मणों के जो रिवाज एवं औपचारिकताएं थी उनके विरुद्ध जो है इनकी शुरुआत हुई थी बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो जो है बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है, तो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर क्या है इसका? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जो थे आखिरी थे, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति कब की? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है 527 ईसा पूर्व, ठीक है। महावीर के जन्म एवं मृत्यु के संबंधित तिथियों में कुछ थोड़ा विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म जो है 1599 ईसा पूर्व में है एवं मृत्यु 527, ठीक है, 599 527, जबकि दूसरी के अनुसार जन्म 540 और मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन दोनों तिथियों में जो है प्रथम तिथि अधिक मान्य है। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।